नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में चुनावों की सरगर्मी बढ़ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं, दोनों का ही दावा है सत्ता में आने का। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में गहलोत 5 साल तक रहे, तो वहीं गहलोत का कहना है कि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ मुद्दे भटकाने के लिए राजनीति की जा रही है। आज इन तमाम सवालों पर होगी चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी। धन्यवाद प्राची जी। सर, शुरुआत करूंगी राजस्थान के 2 बड़े मुद्दों के साथ। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राजस्थान में, एक तो शेखावत जी के सीएम पद की दावेदारी की और दूसरा लाल डायरी की। दावेदारी पर बात बाद में करूंगी, पहले लाल डायरी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। गुड़ा एक मुद्दा लेकर आए, बीजेपी उसे हाईजैक कर रही है और प्रचारक बन गए शेखावत जी। ऐसा क्या है लाल डायरी में? देखिए, जब 2020 में एक आईटी रेड के समय में इस बात के बारे में कुछ समाचार आए थे जिनको सुनियोजित रूप से बाद में दबा दिया गया और नकार भी दिया गया और बड़ी ऊंची आवाज में नकारा गया कि इस तरह की कोई डायरी अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन कालांतर में महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाने के अपराध में जब राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद जब वो डायरी का एक डेमो लेकर के विधानसभा में पहुंचे और उस दिन विधानसभा में अपनी ही कैबिनेट के एक दिन पहले तक साथी रहे राजेंद्र गुढ़ा के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ और राजस्थान की जनता ने सोशल मीडिया और मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जिस तरह से विधानसभा के फ्लोर पर एक रग्बी का मैच देखा, उस दिन राजस्थान की जनता के मन में यह निश्चित रूप से स्थापित हुआ कि कहीं न कहीं इस डायरी में काले राज छुपे हैं। लेकिन सरकार की पार्टी के मुखिया और सरकार के मुखिया दोनों ने इस बात को एक बार फिर पूरी धृष्टता के साथ में नकार दिया कि इस तरह की कोई डायरी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन जब अब से कुछ महीने पहले डायरी के 2 पन्ने सामने आए तो सरकार मौन होती हुई दिखाई दी और उसके बाद में पिछले 2 दिन पहले जब शेष बचे हुए 4 पन्ने सामने आए तो सरकार निरुत्तर होने के साथ साथ में सरकार घबरा करके कोने में खड़ी हुई दिखाई दी। अभी तो 4-6 पन्ने ही आए और वो एक डायरी के आए। मैंने तो कहा है कि राजस्थान की सरकार ने इस 5 साल के कालखंड में लोकतांत्रिक राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है। और ये अगर केवल मैं ही कहता तो शायद लगता कि राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर के मैं ऐसी बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, मुख्यमंत्री के सलाहकार का दर्जा प्राप्त और मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायकों ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के कसीदे पढ़े और उसके बाद मंत्रियों ने खुद मंच खड़े होकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हजारों लोगों की उपस्थिति में इस बात को स्वीकार किया कि अब की बार हमने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है। ये तो एक लाल डायरी आई है प्राची जी, अभी पता नहीं कितने रंग की हरी, पीली, नीली, बैंगनी डायरियां माइनिंग से जुड़े हुए, मिड डे मील से जुड़े हुए, पेंशन से जुड़े हुए, डीओआईटी से जुड़े हुए और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, पता नहीं कितने सारे घोटालों पे, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, ऐसे कितने सारे घोटालों की कितनी सारी डायरियां आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में इस बात को घोषित किया है कि ऐसी सारी डायरियों में छिपे हुए राज और उनके पीछे दोषी सारे लोगों को पर्दाफाश करेंगे, प्राथमिकता के साथ करेंगे और राजस्थान के गरीबों के हित के लिए नियोजित हो सकने वाले संसाधनों में से एक पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, भ्रष्टाचारी को किए कि सजा भुगतनी पड़े और वो पैसा वापस गरीब के हित में, तो इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। आप जितनी मुखरता के साथ लाल डायरी का मुद्दा उठा रहे हैं, गहलोत उतनी ही मुखरता के साथ ये कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है, लाल डायरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुद्दे भटकाना है, ये काल्पनिक है, ये तो गृह मंत्रालय और अमित शाह की साजिश है। देखिए, 3 दिन पहले पन्ने आए थे और उन पन्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे के स्टेटमेंट स्वीकार थे, उनके विचार लिखे गए थे। अब मुझे लगता है कि नकारने के लिए के अतिरिक्त उनके पास में और कोई मार्ग नहीं बचा है, इसलिए केवल नकार करके पतली गली से बच निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, सब जानती है और जवाब भी देगी।
इतना ही कुछ गंभीर है अगर लाल डायरी में, तो जांच इसकी क्यों नहीं की जाती है? गुड़ा से क्या आप लोगों ने कभी वो लाल डायरी मांगने की कोशिश की? गहलोत कहते हैं कि वो आपके कहने पर चल रहे हैं, आपके कहने पर एक एक पन्ना उनकी तरफ से रिलीज किया जा रहा है। देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी को गुड़ा जी से डायरी मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। हमने तो आज संकल्प पत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्रीमुख से यह घोषित करवाया है कि हम ऐसे सारे विषयों की जांच करेंगे। और आप जांच करने का कहते हैं, अभी तो जांच करने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार के पास में थी और राज्य सरकार ही इसको नकार रही थी। लेकिन ये तय है, और उतना ही तय है जितना कि कल का सुबह सूर्योदय पूर्व से होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इट्स इनएविटेबल। और जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा है, कि प्राथमिकता के साथ इन सब की जांच होगी। गहलोत बयानी करना यह सीआरपीसी के तहत भी दंडनीय है, और साथ साथ में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 125A के तहत भी वो कार्रवाई किए जाने योग्य है। इसलिए मैंने जाकर के इलेक्शन कमीशन के को संज्ञान में इस विषय को लाया था। इलेक्शन कमीशन को आगे की कार्रवाई करनी है। और यहां जहां तक गहलोत साहब के द्वारा किए गए बयानों के विरुद्ध कोर्ट में जाना, देखिए, मैंने 2.5 साल तक एक झूठ को और झूठे लांछन को सहन किया, लेकिन जब वो लांछन मेरी मां के विरुद्ध लगाए गए, और मेरी दिवंगत मां जो आकर के अपना पक्ष भी कभी जीवन में वो प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, शी कैन नेवर कंटेस्ट, उसको जो है उनके खिलाफ जो बात की गई, तब मैंने पीड़ित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें प्राथमिक रूप से उनको अभियुक्त मान करके उसकी ट्रायल प्रारंभ हो गई है। और उस ट्रायल को रुकवाने के लिए अब वो ऊपर के न्यायालयों में दौड़ धूप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ही एक आरोप वो आप पर भी लगाते हैं, और सबसे गंभीर आरोप है कि उनकी सरकार को आप लोग चलने ही नहीं देना चाहते थे। आप कहते हैं आपकी कुर्सी की लड़ाई में घिरे रहे अशोक गहलोत, ये सब कुछ आपने किया, आप पर आरोप लगाए, आपकी तो वॉइस रिकॉर्डिंग तक सार्वजनिक करने की बात गहलोत साहब ने कही। देखिए, 2018 में जब चुनाव में एक छोटे से मत अंतर के साथ में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, चुनाव के परिणाम आने से पहले ही सिरफुटअव्वल शुरू हो गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 के वो दिन, जब दिसंबर में चुनाव का परिणाम आने के बाद में जयपुर और दिल्ली के बीच में जिस तरह से शटलकॉक घूमती है बैडमिंटन के ग्राउंड में, या पिंग पोंग में पिंग पोंग बॉल इधर से उधर घूमती है, उस तरह से हवाई जहाज घूम रहे थे। और कई दिन के अंतराल के बाद में बमुश्किल समझौते की सरकार बनी, और जिस दिन से बनी उस दिन से आपसी विग्रह का शिकार थी। और उस विग्रह का खामियाजा राजस्थान के गरीब लोगों ने, राजस्थान के महिलाओं ने, राजस्थान के इस किस्सा कुर्सी के खेल, कुर्सी पर बने रहने और कुर्सी को प्राप्त करने की लड़ाई के खेल को राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने भुगता है। वो तो अभी भी लेकिन श्योर है, कहते हैं वॉइस सैंपल नहीं देते शेखावत साहब, वॉइस सैंपल दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी से आज एक बात चुनौती के साथ में कहता हूं कि 2020 से लेकर के एक झूठ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बोल रहे हैं। मेरे पास में यह भी कारण था कि मैं जाकर के न्यायालय में उनके खिलाफ फिर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं, लेकिन मैं उस तरह की राजनीति में जाना नहीं चाहता था। जैसा मैंने कहा कि पहले भी मैंने अपनी दिवंगत मां के ऊपर की गई टिप्पणी, अपने पिता के ऊपर की गई टिप्पणी से व्यथित होकर के मजबूरन जाकर के एक केस किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि मुख्यमंत्री एक काला पन्ना बता दें, वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। जब राजस्थान की किसी भी जांच एजेंसी ने मुझे वॉइस सैंपल देने के लिए एक भी नोटिस दिया, एक भी नोटिस नहीं दिया, मैं किसको जाकर के वॉइस सैंपल दूंगा? और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के लिए खुद के खिलाफ एविडेंस लेने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। और ये न्यायालय में अनुमति लेने के लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो गया था, तब ट्रायल कोर्ट ने, जो सक्षम न्यायालय था, उसने ये टिप्पणी करते हुए कि अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति के लिए न्यायालय के कंधों का सहारा लेना चाहता है, इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। इतना कठोर तमाचा लगने के बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री बाज नहीं आ रहे थे। 1.5 साल बाद में वो अपील कोर्ट में गए, और अपीलांट न्यायालय ने भी 6 महीना विवेचन करने के बाद में उन्होंने भी कह दिया कि अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती। उसके बाद आज तक किसी भी हायर कोर्ट में नहीं गए वो लेने के लिए। अब जब आपके पास में अनुमति नहीं है, आपको कोर्ट ने यह कह दिया कि आप किसी भी तरह से यह अनुमति नहीं दी जा सकती, उसके बाद में भी आप इस तरह की चर्चा करते जा रहे हैं। ये राजनीतिक कीचड़ उछालने की मंशा और राजनीतिक कीचड़ उछाल करके अपना लाभ करने और अपने पापों को छुपाने की मंशा अब जनता के सामने सुस्पष्ट हो चुकी है। जब
शेखावत साहब, आप इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं राजनीति में? सनातन पर कोई बयान देता है तो आंख निकालने की बात कहते हैं, शांति धारीवाल बयान देते हैं तो आप सागर में फेंकने की बात करने लगते हैं। देखिए, शांति धारीवाल साहब ने एक पाप किया है, और मैं पाप इन्वर्टेड कॉमास में लिख करके दोबारा बोल रहा हूं, उन्होंने पाप किया है। ये राजस्थान ऐसा प्रदेश था जिसकी पहचान रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी। हजारों माताओं बहनों ने, सभी जाति समाज की माताओं बहनों ने अपने आप को अग्नि या जल के समर्पित कर दिया था कि उनकी दिवंगत देह को, मृत देह को भी कोई अपवित्र न कर सके। इस राजस्थान की पहचान पन्ना धाय और गोरा धाय से थी, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे को हंसते हंसते स्वामी भक्ति का एक परिचय देते हुए कुर्बान करना स्वीकार किया। इस राजस्थान की पहचान मीराबाई की भक्ति से थी, कालीबाई के बलिदान से थी, जिसने अपने गुरु गोविंद की जीवन की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस राजस्थान की पहचान रानाबाई से थी, इस राजस्थान की पहचान कर्माबाई के खींच से थी, नरसिंह भाई के मायरे से थी। उस राजस्थान की पहचान, जिसकी पहचान महिलाओं के सम्मान से थी, जहां राजस्थान के रणबांकुरों ने माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी 3-3 पीढ़ियां कुर्बान की थी। उस राजस्थान की पहचान के मुख पर कालिक पोतकर उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप किया अशोक गहलोत सरकार ने किया, और उसको जस्टिफाई करते हुए राजस्थान सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री, राजस्थान सरकार के ताकतवर सबसे सो कॉल्ड मंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को बचाने के लिए आला कमान तक को ठेंगा दिखा चुके थे, और उनको पारितोषिक के रूप में फिर एक बार टिकट दिया गया। उन्होंने विधानसभा के पटल पर यह कहा कि राजस्थान में बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर है, उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज़्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और वो जब ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, एक ऐसी टिप्पणी जो राजस्थान की मर्दानगी, जिसने भारत पर होने वाले हर आक्रमण को अपने सीने पर झेला है, ऐसे मर्दों की मर्दानगी, और आज़ादी के बाद में भी राजस्थान के मर्दों ने, राजस्थान के बेटों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए जो अपना बलिदान किया, उनकी मर्दानगी के मुख पर कालिक पोतने का पाप जब किया, तब उनकी पार्टी के सारे नेता खिलखिला करके हंस रहे थे और ताली बजा रहे थे। तब मैंने कहा कि ऐसे नपुंसक लोगों को निश्चित रूप से उठा करके अरब सागर में फेंक दिया जाना चाहिए। और सनातन को लेकर आपकी टिप्पणी काफी बवाल हुआ। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने बोला कि केंद्रीय मंत्री किस तरीके की भाषा है, तो समझ लीजिए कि क्या करेंगे वो प्रदेश में आकर, कैसे बांटेंगे समाज को। देखिए, मेरे बयान को शायद तोड़ मरोड़ करके लेने की कोशिश की गई, और मैंने कहा कि ऐसे सारे हाथ जो सनातन की तरफ उठते हैं, और ऐसे लोग जिस सनातन संस्कृति ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का मंत्र दिया, जिस सनातन संस्कृति के पुरोधाओं ने विश्व बंधुत्व का नारा दिया, जिस सनातन संस्कृति के पुजारियों ने, ऋषियों मनीषियों ने पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह स्वीकार किया, जिस सनातन संस्कृति ने अपने आप में आकर के मिलने वाली हर धारा को अपने ही रंग में रंग करके, जिस तरह से माँ गंगा अपने साथ में आने वाली सब धाराओं को अपने साथ मिला करके गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, उस सनातन को समाप्त करने के लिए उसकी तुलना डेंगू से, कोरोना से जो है और एड्स जैसी बीमारियों से की। ये उसकी प्रतिक्रिया थी। सनातन जिसकी रक्षा के लिए मेरे जैसे कई राजस्थान के लोगों के पूर्वजों ने अपनी कई पीढ़ियां जो है वो कुर्बान किए, जिस राजस्थान के रणबांकुरों ने इस सनातन पर होने वाले हर हमले, चाहे वो भारत की बौद्धिक संपदा, भारत की आर्थिक संपन्नता को लूटने, या भारत के इस सर्वधर्म संभाव के, इस सनातन धर्म के मानबिंदुओं को खंडित और थोड़े दूषित करने के लिए जो के इरादे से आए थे, उसको अपने सीने पर रोकने का काम किया, अपने भुजाओं के दम पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, जिनको चुनौती देकर के नेस्तनाबूद किया, लौट जाने को मजबूर किया, या अपने आप में समाहित होने को मजबूर किया। उस राजस्थान के में सनातन का अपमान राजस्थान के लोग सहन नहीं करेंगे। ये इसको निमित्त लेकर के की गई टिप्पणी। लेकिन इस पर चाहे राहुल गांधी हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों ही ये कहते हैं कि वो सनातन नहीं है जो बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है, और बीजेपी ने ठेका नहीं उठाया। देखिए, ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं और मतलब आने पर कमीज के ऊपर जनेऊ पहन करके और जूते पहन करके मंदिर में जाने का पाप करते हैं, ऐसे लोगों के छद्म सनातनत्व को राजस्थान और देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती और पहचानती भी है।
अब मैं आती हूँ अपने उस प्रश्न पर जिसकी शुरुआत मैंने सबसे पहले की थी, सबसे पहले उसका जिक्र किया था, वो था राजस्थान में अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री? देखिए, मैं आपके प्रश्न में एक संशोधन करना चाहता हूं आपकी अनुमति से। ये जो आपने अगर शब्द लगाया है, इसको हटा दीजिए। ये इतना ही अवश्यंभावी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जितना कल सुबह का सूर्योदय पूर्व से होगा। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया और प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और रही बात राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, मुझे लगता है कि विधायक मिलकर के फैसला करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाएगा। लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी से आपके सामने स्वीकार करता हूं, जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा वो यशस्वी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो भारत विकसित भारत होने की दिशा में सशक्त कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें राजस्थान उस यात्रा का ग्रोथ इंजन बने। इस दृष्टिकोण से राजस्थान को आगे बढ़ाने, राजस्थान को नया राजस्थान, सशक्त संपन्न राजस्थान बनाने के लिए वो चुना जाने वाला व्यक्ति, नामित मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री यशस्वी हो। हम सब लोग मिलकर के पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से उसको सफल बनाने के लिए अवश्य काम करेंगे। सीएम नाम पर असमंजस होना क्या ये बताता है कि अभी गुटबाजी को पूरी तरीके से बीजेपी खत्म नहीं कर पाई है? कुछ लोग आपको दावेदार मानते हैं, कुछ वसुंधरा राजे को दावेदार मानते हैं, कुछ कई और लोगों के नाम लेते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जब 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी, तब क्या किसी ने सपने में सोचा था कि योगी आदित्यनाथ राजस्थान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? या उससे पहले उत्तराखंड की जब सरकार बनी थी, तब किसी ने सोचा था कि उत्तराखंड के नई चुनी जाने वाली सरकार के मुख्यमंत्री कौन होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रश्न खड़े करके अपनी दल में जिस तरह की सिर फुटअव्वल है, जिस तरह का मनभेद है, जिस तरह की दीवारें बीच में खाई की तरह खड़ी हैं, उन सारे प्रश्नों को से लोगों का ध्यान भटकाने की चेष्टा भर है। और मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उनमें कहीं किसी तरह का मतभेद नहीं है, किसी तरह का मनभेद नहीं है। किसी विषय को लेकर के हम लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः कम से कम इन विषयों पर हम सब लोग साथ खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फलसफा है कि ये विकास की दौड़ में अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना और उसको परिवर्तन लाने तक अनअथक प्रयास करना, प्रयत्न करना, भारत को सशक्त, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली राष्ट्र बना करके दुनिया का गौरव बनाना, इसके लिए अनवरत प्रयास करना। हम सब लोग इस लक्ष्य पर, इस मार्ग पर हम सभी लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता मानते हुए कमल के निशान को लेकर के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई प्रतिकूलता और जो है वैचारिक मतभेद किसी के बीच में नहीं है। अच्छा, अब दूसरे के घर की लड़ाई का जिक्र पूरे 5 साल बीजेपी करती रही। आज ही राहुल गांधी ने एक पिक्चर ट्वीट की है, ऑल इज वेल भी बता रहे हैं, कह रहे हैं हम कलेक्टिवली लड़ रहे हैं, दोनों साथ हैं, सचिन पायलट भी और अशोक गहलोत भी। मेरा प्रश्न ये है कि ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? जहां आग होता है वहीं धुआं दिखाई देता है। और ये जो वल्कनाइजिंग मैकेनिज्म है, पंचर चिपकाने की जो तरीका है, देखिए राजस्थान की जनता 5 साल में सब कुछ जान चुकी है। अब उसको कुछ भी तरीके से लीपापोती करके और उससे बचा नहीं जा सकता है। 2018 के चुनाव को जब याद करते हैं, जब आप अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, तो वसुंधरा राजे का जो शासनकाल रहा, क्या उसकी उपलब्धियों को मुखरता से ना गिनाना, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि नाम तो प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। पिछले 3 महीने में जब इस चुनाव की यात्रा में हमने प्रमुखता से काम किया है, तब से लेकर के आप मेरा हर एक भाषण उठा करके देख लीजिएगा। मैंने जिम्मेदारी से कहा है कि वसुंधरा राजे जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में राजस्थान पहले, दूसरे और तीसरे पायदान से नीचे कभी नहीं गया। जबकि अभी अगर मैं जल जीवन मिशन के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो नीचे से तीसरे और चौथे के बीच में ही स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए ऐसा कह देना मात्र, और सिर्फ कयासों के आधार पर ऐसा कह देना मात्र कि हमने उन सरकार के, वो हमारी अपनी सरकार थी, वो हमारी अपनी नेता थी, वो आज भी हम सब के लिए आदरणीय है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है राजस्थान के परिवार में। इसलिए ये कह देना और इस तरह की जो है ओछी हरकत करके
और हमारे बीच में किसी तरह का मतभेद है भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, ये दिखा करके अपनी नाकामी को छुपाना, अपने घर की काली को छुपाना, मुझे लगता है कि अब न तो इसकी आवश्यकता और न कोई गुंजाइश ही है। अच्छा, क्या इस वाले चुनाव में पिछले चुनावों से भारतीय जनता पार्टी ने सीख ली है? जैसे नारे पिछले विधानसभा चुनावों में लगाए गए और उसके बावजूद वसुंधरा राजे के चेहरे को प्रोजेक्ट किया गया था, क्या इस बार उससे सीख लेते हुए बिना किसी नाम, बिना किसी चेहरे के आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का निर्णय हुआ, राजस्थान में भी इसी तरह का निर्णय हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में कुछ विषयों पर विचार करके एक नई नीति के साथ में चुनाव लड़ना तय किया है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर न तो प्रश्न खड़े किए जाने चाहिए और न ही उसकी कोई जवाबदेही बनती है। अच्छा, एक आखिर में आपसे सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ। अशोक गहलोत साहब, एक और आरोप आप पर लगाते हैं ईआरसीपी को लेकर कि उस परियोजना का क्या हुआ। कई अपशब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया, हालांकि बाद में उन्होंने सुधारा कि आप इस प्रदेश के होके भी इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं लोगों को। देखिए, उन्होंने जिन अपशब्दों का प्रयोग किया था, पहले उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पीसीसी चीफ, उनके लिए वही आभूषण विभूषण जो है उनका उपयोग किया था, इसलिए मुझे उसमें बुरा मानने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। और बाद में उन्होंने एक दिन कहा भी था कि वो मेरे लिए प्रिय हैं, जो प्रिय हैं उनको कह देते हैं। घर का बच्चा अगर पड़ोसी से लड़ाई करके आ जाए तो उसके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हालांकि जोधपुर में इस तरह की संस्कृति नहीं है और न जोधपुर जो अपनायत का शहर है उसमें इस तरह की परंपरा ही है, लेकिन फिर भी पता नहीं, उन्होंने बहुत सालों तक जोधपुर से बाहर रहे, कहीं और सीख लिया होगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिम्मेदारी से आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ईआरसीपी को भटकाने, लटकाने, अटकाने का षड्यंत्र और पाप अगर किसी ने किया है, 13 जिलों के प्यासे लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति और 13 जिलों की प्यासी धरती के जो है प्यास पर, जो वर्षों की प्यास है, उस पर राजनीति करने का पाप अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत साहब ने किया। और मैं आज आपको एक जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसकी जननी पीकेसी लिंक जो नदी जोड़ने की परियोजना थी, हमने आगे बढ़ करके इसको नदी जोड़ने की परियोजना में सम्मिलित किया। न केवल सम्मिलित किया आपकी, अपितु सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित एपेक्स कमेटी के द्वारा उसको प्रायोरिटी लिंक के रूप में भी नामित किया, ताकि प्राथमिकता के साथ में उस पर बात की जा सके। 4,000 एमसीएम पानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में बटे और 40,000 करोड़ की लागत से नदी जोड़ने की परियोजना के होते हुए उस पर जितना खर्च होता है उसका 90% भारत सरकार अंशदान के रूप में दे, सहयोग करे, इसको सुनिश्चित करते हुए जो प्रकल्प परियोजना राजस्थान के सामने रखी थी उसको रोकने और उसको स्वीकार न करने का पाप इन्होंने किया और उल्टा केवल राजनीतिक स्वार्थ और टेंडर करके उसमें भ्रष्टाचार करने की अपेक्षा के साथ में 521 एमसीएम पानी लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना जो स्वीकृत की, जिस काम के 5 गुना पानी जो केवल मात्र कुछ 100 करोड़ रुपए से राजस्थान को मिल सकता है, उसके बजाय 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके 521 एमसीएम पानी जो केवल 3 जिलों की प्यास बुझा सकेगा, 10 जिलों को न एक बूंद पीने का पानी मिलेगा। फिर कह रहा हूं, जयपुर, टोंक और अजमेर के अतिरिक्त बाकी पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों को एक भी बूंद न सिंचाई का पानी मिलेगा, न पीने का पानी मिलेगा। ऐसी योजना को ला करके लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने किया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह पाप था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनकर आने वाले व्यक्ति और शपथ लेकर के कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्तियों को इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का काम करना, ये पाप से कम नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।